तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो ये कॉर्पोरेट लॉ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे शुरू करने से पहले अपने जान लेते हैं इस चैप्टर को लाने का पर्पस क्या था। जैसे आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 है जो डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस यानी कि कंपनीज एक्ट में जो भी वर्डिंग्स यूज किए गए हैं उस वर्डिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये आपको जानना है तो आप चैप्टर नंबर 1 पे जाओगे। सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 वैसे तो बहुत सारी चीजों की बात करता है, बट कहीं ना कहीं मेनली वो इनकॉर्पोरेशन की बात करता है कि अगर आपको कंपनी बनानी है, उसका एमओए बनाना है, उसका एओए बनाना है, तो वो सारी चीजों के लिए अगर आपको गाइडेंस लेनी होगी तो आप चैप्टर नंबर 2 को रेफर कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 10 किस काम के लिए है, तो ये जानने के लिए अपने जो है एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे समझो एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसके ये अपने सेबी के अंदर एनएससी या बीएससी पे लिस्टेड है, यानी टेक्निकली देखा जाए तो इसके रियल शेयर होल्डर्स मतलब ओनर बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिकली डे टू डे ऑपरेशन के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी वो अपना हिस्सा वहां पे नहीं देख सकते हैं कि डे टू डे में क्या हो रहा है, कंपनी कैसे वर्क कर रही है, वो सारी चीजें देख नहीं सकती। तो ये लोग क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनीज का ऑपरेशन देखती हैं कि कंपनी कैसे ऑपरेट हो रही है, कंपनी में क्या क्या हो रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल सही है कि नहीं, वो सारी चीजें जिसको हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ये सारा काम देखती है। नाउ द रियल थिंग इज कि रियल शेयर होल्डर्स जो हैं, जैसे हम एग्जांपल के नाम पे ले लेते हैं यहाँ पे अपने मुकेश अंबानी जी, ठीक है। अब इनको जानना है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने सही तरीके से काम किया है कि नहीं किया है, इन्होंने कहीं फ्रॉड तो नहीं किया है या फिर किसी भी तरीके से दूसरों लोगों के साथ कल्यूड करके फाइनेंशियल्स को हिलाने की कोशिश की है। तो अब इन्हें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे अब रोल आता है ऑडिटर्स का। मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जिसको हम ऑडिटर के तौर पे जाना जाता है उसे अपॉइंट करेंगे और उसे बोलेंगे कि भैया इन्होंने जो भी फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करे हैं आप उसको ऑडिट करो और मुझे बताओ कि क्या ये सही है कि नहीं, क्या इन्होंने एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी सारे कंपनीज एक्ट के हो गए या फिर दूसरे भी किसी एक्ट के तरीके से होने चाहिए थे वो हुए हैं कि नहीं हुए, मेरे को बताओ। एंड क्या इन्होंने कोई भी तरीके के फ्रॉड करे हैं कि कोई भी तरीके का कल्यूजन करे हैं, अगर वो सारी चीजें हैं तो वो मुझे बताओ। तो यहाँ से ये ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आता है एंड ऑडिट का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब ऑडिट कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स यूज करते हैं, कौन कौन से एनालिसिस करते हैं और सारी चीजें वो अपने पेपर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे, ऑडिट के सब्जेक्ट के अंदर। बट उसको हम अपॉइंट कैसे करेंगे, कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, उसके लिमिट्स क्या हैं, तो वो सारी चीजें जो है अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर देखने वाले हैं। तो बिना देरी के अपने शुरू करते हैं कि चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या बताया गया है। तो जो इंट्रोडक्शन मैंने बोला एक बार वही रीड कर लेते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल में दे रखा है। क्या बोलना चाहते हैं देखो कि लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशन यानी रिलायंस, ये जस्ट एग्जांपल है, मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स हु रिप्रेजेंट द मेंबर्स जो रियल ओनर होते हैं ऑफ द कंपनी, दैट इज मिस्टर मुकेश अंबानी जी, ओके, थ्रू द बोर्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी चेक। अब कोई चेक होगा ही नहीं तो डायरेक्टर्स जो है वो फाइनेंशियल्स को मिसमैनेज कर सकते हैं, ये समझो। दस मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स या फिर ऑडिट टू लुक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल्स अफेयर ऑफ द कंपनी, कि रियल चीज क्या है हमारे फाइनेंशियल्स की, वो हमें सही तरीके से कौन बताएगा, हमारा ऑडिट या फिर ऑडिटर्स।
सो लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशंस आर मैनेज बाय डायरेक्टर्स, जो हमने ऊपर देखा, जो एक्ट करते हैं एज एन फ्यूडिशियरी, मतलब अ पर्सन हु प्रूडेंटली टेक केयर ऑफ फाइनेंस और अदर असेट फॉर अनदर पर्सन, यानी पर्सनली वो उनका नहीं है बट वो किसी और पर्सन के बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं, दैट इज कौन है वो, मेंबर्स, जो रियल ओनर होते हैं। दिस इज द रीजन दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड लेइंग इट आउट एट एन जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। लेइंग यानी प्रेजेंटिंग और प्लेसिंग इन बिफोर द मेंबर ऑफ एजीएम, यानी उनके सामने प्रेजेंट करना, वो कहीं ना कहीं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानी जाती है। डिस्पाइट अज्यूमिंग अ फ्यूडिशरी रोल, भले ही फ्यूडिशरी रोल है, हम अज्यूम करते हैं, बट अगर हम प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करेंगे बैलेंसेस को, तो डायरेक्टर जो है वो मिसमैनेजमेंट में इंडल्ज हो सकता है। इंडल्ज इन द सेंस आप समझो कि वो इन्वॉल्व हो सकता है, वो फाइनेंशियल्स को प्रॉपर तरीके से शो नहीं करेगा, या फिर अदर असेट को जो भी चीजें हैं वो अच्छे तरीके से बताएगा नहीं कि क्या प्रॉपर है क्या नहीं, वो अपने फायदा कर चीजें देख सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड लेड डाउन बाय द बोर्ड नीड टू बी ऑडिटेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यहाँ पे फिर हमारा मेन रोल आ जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, जो ना तो मैनेजमेंट का होगा ना तो मुकेश अंबानी जी का होगा, बट वो एक इंडिपेंडेंट है, ना तो वो इनसे इन्फ्लुएंस होगा ना तो वो इनसे इन्फ्लुएंस होगा, वो जो भी ट्रू एंड फेयर व्यू है वो चीजें बताएगा। तो वो चीजें इसलिए हमारा ऑडिट का काम आ जाता है। Thus, members appoint auditors to have an independent professional opinion on the financial affairs of the company. इसीलिए members जो है वो प्रोफेशनल ओपिनियन के लिए ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं और उसके बेस पे अपना ओपिनियन रिपोर्ट करते हैं, डेट इज ड्राफ्ट करते हैं, वेदर कि वो सही है या नहीं, वो किस तरीके से वो क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो सारी चीजें जो है हमारा ऑडिटर हमारे रियल ओनर को, मेंबर्स को बताता है। तो ये इंट्रोडक्शन था, ये बताएगा कि भैया इसका मेन पर्पस क्या है ऑडिटर्स का, ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर्स का कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। तो वो चीजें अपने को इंट्रोडक्शन में बताई गई। नाउ मेन चीज शुरू करते हैं अपने चैप्टर की, कि हम ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगे। सेक्शन नंबर 139 अपने को ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया कौन अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर एंड कब, कितने टाइम के लिए और कब, वो सारी चीजें यहाँ पे बताया है। तो सारी कंपनी जो है वो या तो इंडिविजुअल को या तो फर्म को अपॉइंट कर सकता है एज एन ऑडिटर। इंडिविजुअल क्या, तो इंडिविजुअल यानी आप सिंपल सा मतलब समझो कि एक कोई पर्सन है XYZ, समझ लो सी रमेश गुप्ता, उसने खुद के नाम से जो है एक काम शुरू किया और वो खुद के नाम से ऑडिट करने जाता है अकेला, तो वो एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ जाता है। और वही फर्म क्या होता है, फर्म का सिंपल सा मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ सीएज, जहां पे एक सीए नहीं होंगे, कई सारे सीए होंगे जो साथ मिलके काम करते हैं, तो उसको हम फर्म की कैटेगरी में डिनोट करते हैं। और इसका नाम समझ लो ऐसा होगा कि मैसर्स गुप्ता एंड एसोसिएट, वो डिपेंड करेगा उनको क्या नाम रखना है, बट जनरली एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये वो लोग का नेम हो सकता है। तो इंडिविजुअल और फर्म के अंदर ये एक माइनर सा डिफरेंस है। सो हाँ, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्म शैल इंक्लूड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड अंडर द LLP एक्ट 2008। अब यहाँ से जब भी फर्म का यूज किया जाएगा तो उसको हम इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो LLP को भी इंक्लूड कर रहा है। तो एवरी कंपनी शैल अपॉइंट या तो इंडिविजुअल या तो फर्म, जिसमें हम LLP को भी काउंट करेंगे, एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट फर्स्ट AGM। जब भी उनका फर्स्ट AGM होगा वो उस डेट पे या तो इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे या फिर फर्म को अपॉइंट करेंगे। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि कौन से बिजनेस को किस लेवल का ऑडिटर चाहिए। अब समझ लो छोटा फर्म है,
तो फर्म को क्यों अपॉइंट करेगा जहाँ पे नॉर्मल सा ही फाइनेंशियल से ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शंस है ही नहीं, तो वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो वो फर्म के ऊपर, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फर्म चाहिए या फिर इंडिविजुअल चाहिए। ये तो हो गया कि कौन अपॉइंट हो सकता है। आपने पढ़ा है सेक्शन नंबर 139 का पोर्शन, जिसमें बताया गया कि पहले इंडिविजुअल या फिर फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं। फर्म में हम एलएलपी को भी काउंट करेंगे। दूसरा है टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। तो द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन्स ऑफ फर्स्ट एजीएम। हमने यहाँ पे देखा कि वो एजीएम में उसको सिलेक्ट किया जाएगा, तो फर्स्ट एजीएम से लेकर के टिल द कंक्लूजन्स ऑफ सिक्स्थ एजीएम, यानी टोटल हुआ 5 इयर्स। ये एक जनरल ओवरव्यू बताया कि ये एक इंडिविजुअल का रियल वाला जो टर्म है वो आगे देखेंगे। ये जनरल कैटेगरी में बताएगा कि क्या होल्ड कर सकता है। तो द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन्स ऑफ फर्स्ट एजीएम या फिर एजीएम इन विच ही अपॉइंटेड, यानी जब भी वो अपॉइंट हुआ है वो साले एजीएम में, फर्स्ट में ना होकर के सेकंड वाले में हुआ हो, थर्ड वाले में हुआ हो, उस कैटेगरी में, टिल द कंक्लूजन्स ऑफ सिक्स्थ एजीएम। तो ये वाली चीज इससे लिंक कर रही है, ये वाली चीज इससे लिंक कर रही है, एंड ये वाली चीज जो है वो इससे लिंक कर रहे हैं। और द एजीएम इन विच अपॉइंटेड and thereafter till the conclusions of every sixth AGM, यानी समझ लो वो अगर थर्ड AGM में होगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 साल के बाद जो AGM होगा, 5 ईयर के बाद तक का AGM होगा, तब तक का वो होल्ड कर सकता है अपना पोजीशन एज एन ऑडिटर। ठीक है, ये वाली चीजें बहुत सिंपल है, इसको आगे भी देखा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Rashidi Tech Lab Private Limited was incorporated during the financial year 23-24. First AGM of the company held on 30th September 2024. The company appointed Messrs. Ram and Associate, that is chartered accountant firm, for the period of 5 years as a subsequent statutory auditor. तो एक Rashidi Tech Lab Private Limited है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है 2023 एंड 24 के अंदर। इन्होंने अपना एजीएम करा है 30 सितंबर 24 को, और इसमें उन्होंने एक ऑडिटर को अपॉइंट करा है जिसका नाम है मैसर्स राम एंड एसोसिएट। अब यहाँ पे ये एक सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। भैया आप बोलोगे कि ये सब्सिक्वेंट क्या है, तो फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होता है, ये आगे वाले सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने कंफ्यूज करने को दिया रखा है, तो ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो, अपने ने देख लिया कि कौन अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर, उसका टर्म क्या होगा एज एन ऑडिटर। नाउ अपने देखते हैं कि मैनर एंड प्रोसीजर्स ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। भैया उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसका मैनर क्या होगा, कुछ तो प्रोसीजर होगा, वो तो बताओ हमें। तो वो भी हमें कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड कर रखा है कि जनरली आप किस तरीके से अपॉइंट कर सकते हो। द मैनर एंड प्रोसीजर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट एजीएम हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014। तो उसके रूल्स के अंदर हमें ये बताया गया है कि आप किस तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 चीज आएगी। पहला, अब 2 तरीके की कैटेगरी हैं। पहली, ऐसी कंपनी जिसको रिक्वायर्ड है कि वो ऑडिट कमिटी बनाए अंडर सेक्शन 177। यानी फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी, मैं बताऊं कि ऐसी कंपनी that is required to constitute audit committee under section 177, and second, ऐसी कंपनी which is not required to constitute an audit committee under 177। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताए गए। अगर ऐसी कंपनी है जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रही है, तो कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, वो ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी। अगर ऐसी कंपनी है जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रही है,
तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो भैया हमें कैसे मालूम चलेगा कि सेक्शन 177 के अंदर आएगी नहीं आएगी, ऑडिट कमेटी है नहीं है? तो उसके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बता रखा है। ये पहले हम ये देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं कि ऑडिट कमेटी किसको बनाने की नीड है, कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 177 जो है वो हमें बताता है कि कौन बनाएगा। एवरी लिस्टेड कंपनी, भाई जो भी लिस्टेड कंपनी है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, वो ऑडिट कमेटी उसको मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 CR। या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ है। या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग या डिबेंचर या फिर डिपॉजिट्स वो एक्सीड कर रहा है या फिर इक्वल टू है 50 करोड़ की। मैं सिंपल से बताओ यार, कौन बनाएगा ऑडिट कमेटी? मेरे को नहीं पता चल रहा है। अरे बताता हूँ, देखो क्या बोल रहा है कि ऑडिट कमेटी कौन बनाएगा? सारी जो भी लिस्टेड कंपनी है वो तो भाई बाय डिफॉल्ट बनाएगी ही बनाएगी, उसमें कोई लिमिटेशंस या फिर कोई भी फ्रीडम है ही नहीं, तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, लिस्टेड कंपनी है वो समझ गया, मैं मान गया। फिर दूसरी, ऐसी सारी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर और है यहाँ पे ये देखना और है, या फिर जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर जिसका लोन बोरोइंग्स डिबेंचर्स या फिर जो भी डिपॉजिट्स के आउटस्टैंडिंग्स है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 CR। ये समझ गया? अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्डिंग है क्या कि आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स और डिबेंचर। तो भैया ये कौन से डेट तक का काउंट करना है वो तो हमें पता ही नहीं। हम आज का करें या फिर पिछले साल का करें या फिर अभी तक का जो टोटल बैलेंस है उसको कैटेगराइज करके उसको बेस लें, उसका कैसे करें? तो उसके लिए भी अपने को बताया कि द पेड अप शेयर कैपिटल या फिर जो टर्नओवर है या फिर जो भी लोन्स बोरोइंग्स जो भी हमें देखना है कि भैया वो 50 ये लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो हमें यहाँ पे बताया गया कि कौन से डेट को लेना है। एज द केस में भी as existing date of last audited financial statement shall be taken into the account for the purpose of these rule। यानी मैं अभी खड़ा हूँ 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल का 23-24 का जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिट हो चुका है, उसके अंदर जो भी लोन्स की अमाउंट है, उसके अंदर जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, उसके अंदर जो भी टर्नओवर मेरा दिखा रहा है, मैं उस वाले वैल्यू को कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो इसके बेस से मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे को ऑडिट कमेटी बनानी है या नहीं। अब भैया आप बोलो यार ये तो आप तब बता रहे हो जब वो एग्जिस्टिंग कंपनी है या उसके पहले का भी उसके पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। व्हाट इफ कोई एक नई कंपनी शुरू हुई, भाई मेरा इनकॉर्पोरेशन ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर हुआ है, फिर मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए भी अपने पास एक तरीका है कि अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपको किसी भी टाइम पे ऐसा लगता है कि आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है या फिर लोन्स बोरोइंग्स कुछ भी जो है वो उनकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर सकती है या फिर उतनी हो सकती है, तो आप उस डेट तक का भी काउंट कर सकते हो। यानी समझो ये पूरा साल है, ठीक है, ये यहाँ से साल स्टार्ट हो रहा है, अब पूरे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, इस मंथ को हो गया, इस मंथ को हो गया, मेरे को इस वाले लिमिट पर के आके दैट इज अक्टूबर में समझो मेरे को लग रहा है कि भैया वो तीनों में से कोई ना कोई एक कैटेगरी तो मेरी एक्सीड हो चुकी है, वो प्रिस्क्राइब लिमिट को मैं क्रॉस कर चुका हूँ, तो मेरे को सेल्फ एनालाइज करके वो चीजें देखनी होगी एंड फिर उसके बेस से मुझे ऑडिट कमेटी बनानी होगी। तो अपने लॉ के अंदर ये वाली चीजें बताई गई। ठीक है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ क्या बोला है कि पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर या फिर आउटस्टैंडिंग लोन या फिर बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स जो भी केस होगा, एज एग्जिस्टिंग डेट ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल कि आप लिमिट एक्सीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
और अगर आपका डाउट ऐसा है कि वो अभी करंट में नया नया इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो वो ड्यूरिंग द ईयर आपको लग रहा है कि एक्सीड हो चुका है, तो वो सेल्फ एनालिसिस बेस पे वो सारी चीजें कर सकता है। ओके, it is also worth noting that where a company ceases to fulfill any three conditions laid down above for 3 consecutive years, it shall not require to comply with the provisions pertaining to audit committee until such okay ये देखना, हमारा मैसर्स गुप्ता है, ठीक है, इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में ऑडिट कमेटी के जो भी लिमिट्स हैं उसमें से पहली वाली लिमिट इसने जो है क्रॉस कर दी। इसका टर्नओवर 115 करोड़ का था और अपने रिक्वायरमेंट में क्या है कि टर्नओवर जो है 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसके ऊपर ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है बनाने के लिए इस बेस के ऊपर। नाउ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसकी एक भी लिमिट जो ABC दे रखा है, एक भी लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं की, तो क्या मैं अपनी ऑडिट कमेटी जो है वो डिस्पैच कर दूं? नहीं। समझो फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24 लॉ क्या बोल रहा है कि भैया अगर आपने कोई भी 3 कंडीशन सीजेस टू फुलफिल की, सीजेस टू फुलफिल यानी नो लॉन्गर सेटिस्फाई, यानी फर्स्ट टाइम पे उसने सेटिस्फाई किया था कि हाँ उसका टर्नओवर एक्सीड हो गया तो उसने ऑडिट कमेटी बनाई, बट नाउ द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 3 फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 21 में मैंने लिमिट को सेटिस्फाई नहीं किया, 22 में कर दिया, 23 में नहीं किया, 24 और 25 में नहीं किया, तो उस हिसाब से मेरे को बनाने की नीड ही नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं, आपको लगातार वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल ईयर्स है, उसमें आप सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आपको ऑडिट कमेटी के कोई भी रूल्स और प्रोविजंस जो है फॉलो करने की नीड नहीं रहती। यानी एक सिंपल सा क्रक्स मैं बताऊं तो आप ये समझो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में मेरे को ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस अप्लाई होते थे। नाउ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मेरे को ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते थे, मतलब इसमें लिमिट क्रॉस नहीं थी, लेकिन मेरे को अभी भी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जस्ट प्रीवियस में मेरे को उसने वो लिमिट मैंने क्रॉस कर रखी थी। अभी एक ही साल एग्जॉस्ट हुआ। यहाँ पे अपने को लॉ में क्या लिखा है कि कम से कम 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक वो होना चाहिए। यहाँ पे अपने को लिखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तो मेरे को इस साल भी ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर भी मेरे को ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस यानी लिमिट्स मैंने एग्जॉस्ट नहीं करी, एक्सीड नहीं करी, तो मेरे को अब फॉलो करना होगा नहीं करना होगा? अभी भी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी भी सिर्फ 2 साल ही एक्सीड हुए और वो भी अभी तीसरा साल बाकी है। नाउ फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर अगर मेरा ऑडिट कमेटी के लिमिट्स जो है एग्जॉस्ट नहीं किए, एक्सीड नहीं किए, तो क्या मेरे को फॉलो करने की नीड आएगी? नहीं। अब इन्होंने बोला कि अगर कंटिन्यूअसली आप 3 साल तक तो एक्सीड नहीं कर रहे हो, आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, तो 3 साल के बाद जो है आप ऑडिट कमेटी का प्रोविजंस नहीं फॉलो करोगे तो भी चलेगा। ये नॉर्मल सी चीज थी, ठीक है। नाउ एकदम नॉर्मल सा वापस बता देते हैं क्या बोल रहा था ये। तो पहली बात, ऑडिट कमेटी बनाने की नीड किसको है? तो 177 किसके ऊपर लगेगा? सारी पब्लिक कंपनी पे, सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे, या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन 10 करोड़, जिसका टर्नओवर इज, या फिर जिसका टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़,
या फिर जिसका लोन, बोरोविंग्स, आउटस्टैंडिंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स वो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 करोड़ है। एंड ये वाली चीज अपने देख ली, ठीक है। तो ये है हमारे ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट। तो अगर वो रिक्वायरमेंट के अंदर कोई भी कंपनी आती है तो फिर उसका ऑडिटर जो है वो ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी, और अगर उस कैटेगरी के अंदर 177 के अंदर कोई फॉल नहीं कर रहा तो उसका जो ऑडिटर जो अपॉइंट करेगा वो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या देखेंगे वो लोग, ये भी देख लेते हैं अपने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, इनको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं कि भैया सारे काम ये देखेंगे, तो इसलिए इनको कॉम्पिटेंट बोलते हैं। तो इसमें वो लोग क्या करेंगे, the competent authority shall take into consideration the qualification and experience of individual or the firm proposed to be considered for the appointment as auditor। यानी जो भी ये या फिर ऑडिट कमेटी बनाएंगे या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे, वो देखेंगे जो भी इंडिविजुअल है या फिर जो भी फर्म है जिसको भी हम अपॉइंट करने वाले हैं एज एन ऑडिटर, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो चीजें ये लोग देखेंगे। फिर एंड सच क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, यानी उनके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, आर कमेंसुरेट विद द साइज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कमेंसुरेट यानी आप सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे तो मैच होना चाहिए भाई, मैच होना चाहिए। यानी समझो कि मेरी एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ में, ठीक है, और मैं इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहा हूँ जिसका प्रीवियस कोई ऑडिट के रिलेटेड एक्सपीरियंस है ही नहीं और ज़्यादा वो कुछ इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन होल्ड भी नहीं कर रहा, और मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूँ, नहीं चलेगा भाई। अपने को ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेगी दैट शुड कमेंसुरेट विद द साइज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे 1000 करोड़ है, यानी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट करें, जॉइंट ऑडिट बोलते हैं जिसको, ये भी करवाना पड़ सकता है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज, उसके साइज क्या है उसके बेस पे अपने ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं, और ये सारा काम जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है, या फिर ऑडिट कमेटी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ओके, नाउ it shall have regard to any order or pending proceedings relating to the professional matters of conduct against the proposed auditor before the Institute of Chartered Accountant of India or any competent authority or any court। ऑडिट कमिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, या तो ऑडिट कमिटी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो ये भी देखेंगे कि भाई जिस ऑडिटर को अपने अपॉइंट कर रहे हैं, जिस भी ऑडिटर को अपने अपॉइंट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड, उसके अगेंस्ट कोई भी तरीके की प्रोसीडिंग्स चल रही है करंट में, कोई भी तरीके की ऑर्डर्स या फिर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही है जो कि प्रोफेशनल मैटर से रिलेटेड हो, या तो वो ICAI के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा हो उसके खिलाफ, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर कोई भी अदर कोर्ट के खिलाफ उसके अगेंस्ट केस चल रहा है। यानी ऐसा माना जाएगा, सिंपल सा है कि समझ लो मैंने गुप्ता को अपॉइंट करा, रमेश गुप्ता को अपॉइंट करा, ठीक है, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक केस चल रहा है ICAI के अंदर कि उसने एक फ्रॉड करा है ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ये काम भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देखनी पड़ती है कि क्या उसके खिलाफ कोई भी तरीके की क्या बोलते हैं प्रोसीडिंग्स चल रही है नहीं चल रही, वो भी चीज़ अपने को देखनी पड़ती है, या तो ICAI के अगेंस्ट में या फिर कोई दूसरे कोर्ट के अगेंस्ट में, तो वो वाली चीज़ें भी अपने को देखनी पड़ती है अपॉइंट करने से पहले। It may call for such other information from the proposed auditor as it may deem fit। और वो दूसरे अदर इंफॉर्मेशन भी ऑडिटर से मांग सकता है जो उसको लगता है कि नहीं ये वाली चीज़ें भी मेरे को जानने के लिए ज़रूरी है, जो भी उसको लगता है कि हमें पूछना है तो वो पूछ सकता है। तो ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, उसके अंदर ये हमें बताया गया सारी चीज़ें। नाउ
जहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो ऑडिट कमेटी। ना फ्लो क्या है, ये तो था हमने बताया गया कि भाई अगर 177 के अंदर है तो ऑडिट कमेटी बनाएगी, अगर 177 के अंदर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। उसमें हमें बस क्वालिफिकेशन, हमें बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी कि उनका काम क्या होता है। उनका काम सिंपल सा होता है कि जो भी इंडिविजुअल या फिर फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं वो उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखें, और ये देखें कि क्या उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो कंपनी के साइज एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेंसुरेट कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीजें बताएंगे। फिर उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोई भी तरीके की ऑर्डर या फिर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही है अगेंस्ट कोई भी आईसीआई हो गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गया, फिर कोई अदर कोर्ट, तो वो भी उसे पता करने की नीड आती है। और अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो उसको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, वो ऑडिटर से मांग सकता है। नाउ अगर ऑडिट कमेटी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी 177 वाला कंपनी जो है वो फॉलो कर रहा है, तो कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगा नेम ऑफ द इंडिविजुअल और अ फर्म एज ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये है हमारे पास ऑडिट कमेटी, ठीक है। ये है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जिसका नाम है रमेश गुप्ता। The committee shall recommend the name of individual, या तो इंडिविजुअल लाइक रमेश गुप्ता या फिर फर्म मैसर्स रमेश गुप्ता, ठीक है। तो जो भी कमेटी है वो इंडिविजुअल या फिर फर्म एज एन ऑडिटर को रिकमेंड करेगी टू द बोर्ड फॉर द कंसिडरेशन। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रमेश गुप्ता के बारे में बताएंगे कि हम इसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। फिर क्या होगा, बोर्ड जो है शैल कंसिडर एंड रिकमेंड एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज ऑडिटर टू द मेंबर इन द एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। बोर्ड जो है रमेश गुप्ता के बारे में पता करेगा, रमेश गुप्ता उससे सही लग रहा है नहीं लग रहा, वो चीजें भी एक बार वो कंसिडर करेगा, और फिर उसको सही लगता है तो फिर वो एजीएम के अंदर मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेगा कि हम रमेश गुप्ता को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अंदर भी दो क्राइटेरिया आते हैं कि अगर बोर्ड अग्री हो जाता है विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिटर, यानी ऑडिट कमेटी ने मेरे को बोला कि भाई रमेश गुप्ता को ऑडिटर बनाना है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया कि ऑडिटर बनाना है, तो इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल और अ फर्म एज ऑडिटर टू द मेंबर ऑफ एजीएम। और अगर वो एग्री होता है तो फिर वो एजीएम के अंदर मेंबर्स को बताएगा कि हम इसे अपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर बोर्ड डिसएग्री हो रहा है कि भैया मैं नहीं चाहता कि ऑडिट कमेटी तुमने जो मेरे को रमेश गुप्ता के बारे में बताया, मेरे को नहीं लगता कि हमें रमेश गुप्ता को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और रमेश गुप्ता के पास कोई भी तरीके की प्रीवियस एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरा रीजन ये है और उस बेस पे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। तो क्या, तो इट शैल रिफर बैक द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजन फॉर सच डिसएग्रीमेंट। यानी ऑडिट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, वो कमेटी को वापस बोलेंगे कि भाई तुम रिकंसिडर करो अपने रिकमेंडेशन को, और उनको एक रीजन भी बताएंगे कि हम तुम्हारा डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। हम एक साइटिंग रीजन यानी एक रीजनेबल रीजन देंगे फॉर डिसएग्रीमेंट कि भैया देखो ना यार, रमेश गुप्ता के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है और हमारी कंपनी हर ईयर में कितनी फास्ट ग्रोथ कर रही है, तो रमेश गुप्ता को अपॉइंट करना सही नहीं रहेगा। ये हमारी एक साइटिंग रीजन भी देना पड़ता है हमें। टू कैटेगरी हो गए। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। ऑडिट कमिटी रिकमेंड KPM एंड एसोसिएट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिट टू द बोर्ड ऑफ सूर्या सोलर लिमिटेड। हाउएवर बोर्ड ऑफ द कंपनी डिसएग्री कर रही है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। यानी ऑडिट कमिटी ने क्या किया, KPM एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसको एज एन ऑडिटर जो है वो रिकमेंड कर रहा है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, वो डिसएग्री कर रहे हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। सो in such a condition, board shall refer back the recommendation to the committee for reconsidering citing reason for disagreement. तो उस तरीके से उस वे में बोर्ड जो है वापस बताएगी कि भाई हम इसको नहीं अपॉइंट कर सकते और एक हम अपना रीजनेबल रीजन दे देंगे। बट if audit committee after considering the reason given by the board, यानी बोर्ड ने जो भी रीजन दिया था उसको कंसिडर करेंगे। यानी बोर्ड ने क्या रीजन दिया था कि भाई ये कमेंसुरेट नहीं कर रहा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर ऑडिट कमिटी उस चीज को कंसिडर करके
फिर भी डिसाइड कर दे कि नहीं भाई मेरा ओरिजिनल रिकमेंडेशन ही बेस्ट है, मैं उसको रिकंसिडर नहीं करूंगा, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक रीजन फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट विद द कमिटी एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर इन द एजीएम। एंड इफ बोर्ड अग्री, और अगर बोर्ड अग्री हो जा रहा है तो फिर वो with the recommendations of the audit it shall place the matter for the consideration by the member in the AGM। इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं कि भैया ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रमेश गुप्ता के बारे में बताया। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट करने के लिए मान गए, तो फिर सिंपल सा कोई काम नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि मेंबर्स के सामने एजीएम में उस ऑडिटर के बारे में एज अपॉइंटमेंट बताया जाएगा। सिंपल कि अगर बोर्ड अग्री हो जा रही है तो फिर वो मेंबर्स को प्रेजेंट करेगी कि हम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं मानती तो क्या? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं मानती तो फिर ये ऑडिट कमेटी को बोलेगी कि भाई हम सो एंड सो रीजन के वजह से अपॉइंट नहीं कर रहे, जिसको हम साइटिंग रीजन कहते हैं, ठीक है। ये होगी एक सिंपल सी बात कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान गया तो फिर मेंबर्स के सामने हम ऑडिटर प्रेजेंट कर देंगे फॉर द अपॉइंटमेंट। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं माने तो फिर ऑडिट कमेटी को वो रीजन दे देंगे ना। अब इसके अंदर भी दो चीज आएगी कि ऑडिट कमेटी ने जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रीजंस दिए थे उसको कंसिडर किया और उसके बेस पे उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशंस पे चेंजेस करें एंड उसके बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वापस दिया। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है कि भैया तुमने जो रीजन बोले थे कि ये मैच नहीं हो रहा, मैंने उसको सॉल्व कर दिया और उसके बेस पे एक दूसरा भी अपॉइंट कर लिया। अब देखो अब क्या कहना चाह रहे हो, ये पहला रीजन। या फिर ऑडिट कमेटी बोले कि नहीं तुम गलत हो भाई, तुमने जो रीजन दिया वो नहीं, मैंने जो पहला ही ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए बोला था वो बेस्ट है। तो इस वाले सिनेरियो के अंदर दो केस होगा। पहला देखो एक बार पढ़ के बता देते हैं। तो इस वाले के अंदर क्या होगा, इस वाले के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना रीजन देना होगा कि हम क्यों डिसएग्री कर रहे हैं विद ऑडिट कमेटी, एंड साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना रिकमेंडेशन देगी कि मेरे हिसाब से सो एंड सो ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए इन एजीएम। यानी बोर्ड मान जा रहा है तो फिर वेल एंड गुड है, मतलब ऑडिट कमेटी मान जा रही है कि हम चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, हम चेंज करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता देंगे। लेकिन ऑडिट कमेटी नहीं मान रही, बोल रही कि नहीं हमें कोई भी रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपना रीजन बताना पड़ेगा कि हम क्यों डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं विद द ऑडिट कमेटी एंड हमारा रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए फॉर द बिजनेस। ठीक है, नाउ एक बार रीड कर लेते हैं कि ऑडिट कमेटी अगर कंसिडर करने के बाद यानी बोर्ड ने जो भी रीजन दिया उसको एक बार सोच करके ये डिसाइड करे कि मैं रिकंसिडर नहीं करूंगा, यानी मैं रिकंसिडर नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो उस बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शैल रिकॉर्ड अ रीजन फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट, उसको अपना रीजन बताना पड़ेगा कि मैं क्यों डिसएग्री कर रहा हूं ऑडिट कमेटी के साथ, एंड मैं खुद का एक रिकमेंडेशन दूंगा फॉर कंसिडरेशंस ऑफ द मेंबर इन द एजीएम, और मैं अपना एक खुद का भी रिकमेंडेशन दूंगा एजीएम के अंदर कि भैया ये होना चाहिए। बट अगर बोर्ड अग्री कर दे रहा है रिकमेंडेशन से तो फिर वो उसको हम सीधी सी बात है एजीएम में प्रेजेंट कर देंगे। तो ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो था। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी के अंदर आपके सामने आ सकती है।
तो इसको एक बार ज़रूर रीड कर लें ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन, सब सेक्शन सॉरी। नाउ कंसेंट ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर के क्या कंसेंट हो सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम सच ऑडिटर्स एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। ये सारी चीजें जो है हमें सब सेक्शन 1 में बताई गई है। और हम पढ़ के आ रहे हैं सेक्शन नंबर 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। So before the appointment is made, the written consent of the auditor to such appointment shall be obtained। यानी हमें अपॉइंटमेंट करने से पहले वो ऑडिटर का रिटन कंसेंट भी लेना होगा कि भैया हमें लिखित में तो हमें बताओ कि तुम एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हो नहीं चाहते हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर वैशर तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, तो रिटन कंसेंट हमें देना पड़ता है। साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी अपने को ऑडिटर से ऑब्टेन करनी पड़ती है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताती है कि द इंडिविजुअल रमेश गुप्ता या फिर फर्म मैसर्स रमेश गुप्ता एज द केस में भी जो भी अपॉइंट कर रहा है इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर दीज एक्ट। ये क्या है भैया, देखो इंडिविजुअल या फिर फर्म को जो भी हम अपॉइंट कर रहे हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से अपॉइंटमेंट में। तो ये चीज़ क्या है, वो आप सेक्शन नंबर 141 पढ़ोगे ना, उसके बाद आप समझ पाओगे। यानी सिंपल सी बात है कि भी किसी भी तरीके से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है और उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं कि अभी यही समझो, फिर हम 141 पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे। 141 आपका पूरा सेक्शन ही ये बोलता है, देखो सेक्शन नंबर 141 क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर क्या है वो 141 में बताया गया। तो वो चीज़ें हम आगे देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बस इतना समझो कि उसको अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, इतनी सी बात है। पहला पॉइंट ये कि हमें उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फ्रॉम द ऑडिटर। दूसरा, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर दी एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2020 या 2013 के अंदर जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, उसका कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ है और उसके हिसाब से ही सारे काम हुए हैं नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। उसका भी एक अपने को सर्टिफिकेट लेना होता है। Then the proposed appointment is within the limit laid down by or under the authority of the act। ये क्या कहना चाहता है, तो देखो हर एक ऑडिटर का ना एक लिमिट होता है कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ 20 ऑडिट एट अ टाइम कर सकता है, 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया वो विद इन द लिमिट होना चाहिए, यानी वो लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इन दैट पर्टिकुलर फर्म। कि भैया मैं इस फर्म में अपॉइंट हो रहा हूँ तो फिर मेरी 20 की लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है, वो चीज़ भी अपने को, उसका भी एक रिटन कंसेंट अपने को ऑडिटर से लेना पड़ता है। Then the list of proceeding against the auditors or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct as disclosed in the certificate in true and correct। जो भी ऑडिटर है या फिर कोई ऑडिट फर्म अगर हम अपॉइंट करें या फिर कोई भी पार्टनर है कि अगेंस्ट किसी भी तरीके की प्रोफेशनल मैटर्स में प्रोसीडिंग्स चल रही है और उसने जो भी सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज करा है इस प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड, वो सही होना चाहिए एंड करेक्ट होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए हमारे सर्टिफिकेट के अंदर। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। एक और बार जस्ट रीड कर लेते हैं अपने कि क्या होता है कि भैया हमें ऑडिटर का रिटर्न कंसेंट लेना होता है एज एन ऑडिटर कि तुम अपॉइंट होने जा रहे हो तो उसका रिटर्न कंसेंट दे दो। सेकेंडली हम एक सर्टिफिकेट भी लेते हैं जिसके अंदर हम ये पूछते हैं कि जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि भैया तुम किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं हो और तुम अपॉइंट हो सकते हो एज एन ऑडिटर। फिर तुम्हारा जो भी अपॉइंटमेंट किया गया है वो अंडर एज पर दिस एक्ट किया गया है। फिर तुम्हारी आफ्टर एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर एंगेजमेंट विल नॉट एक्सीड योर लिमिट फॉर द पर्टिकुलर ऑफ ऑडिट्स। देन जो भी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट तुम्हारे चल रहे हैं उसको तुमने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है और वो ट्रू है एंड करेक्ट है, इस चीज़ का हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है।
नाउ द सर्टिफिकेट शैल ऑल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सेटिस्फाई द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड। देखो 141 आई गया, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो हम आगे देख लेंगे। नाउ the company shall inform the concerned auditor of his or its appointment and also file a notice in the form ADT1 of such appointment with registrar within 15 days of the meeting in which auditor is appointment। कंपनी ने अपने एजीएम के अंदर रमेश गुप्ता को ऑडिटर अपॉइंट करा, ठीक है, अपॉइंट करा। नाउ जिस एजीएम में उन्होंने जिस डेट को समझ लो 1 सितंबर को, जस्ट एग्जांपल के तौर पे उन्होंने रमेश गुप्ता को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। नाउ उस डे से विदिन 15 डेज हमें एक फॉर्म फाइल करना होगा जिसका नाम है ADT1, जिसके अंदर हम हमारे ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में सारी डिटेलिंग देंगे कि हमने इसको अपॉइंट किया है, सो एंड सो नेम है, इतना टेन्योर होगा, ये सारी चीज़ें हमने इस चीज़ पे अपने ने अपॉइंट करा है। तो वो हमें 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि हमने किसको अपॉइंट किया है, वो फॉर्म ADT1 में बताएंगे। तो जब भी वो मीटिंग हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अपने को रजिस्ट्रार को सारी चीजें बतानी होगी। ओके, ठीक है। नाउ इंटीमेशन टू नाफरा अंडर द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स 2018 हियर इन आफ्टर रिकॉर्ड एज एन। इसमें क्या बोला गया, एज पर द रूल 3(2) ऑफ द नाफरा रूल एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न्ड बाय द नाफरा रूल शैल इन्फॉर्म द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी within 30 days of the commencement of NAFRA rule in the form NAFRA 1 the particulars of auditors as on the date of the commencement of NAFRA rule। भैया ये क्या आ गया, भयंकर इंग्लिश है, कुछ समझ नहीं आया। अरे बैठा हूं ना, रुको यार। देखो क्या बोला, नाफरा रूल कब आया, 2018। सो ये रहा हमारा 2018। टिल दिस डेट जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट थी, इसमें हम कंपनीज जो अदर देन कंपनीज ले रहे हैं, तो जो गवर्न बाय द नाफरा रूल है, इस बॉडी कॉर्पोरेट को NFRA को ये चीज जैसे ये आया उसके 30 दिन के अंदर विदिन 30, यानी ये रूल जैसे ही आया उसके 30 डेज के अंदर NFRA को हमें इंटीमेशन देना पड़ेगा कि हमारा ऑडिटर ये है, उसका टर्म ये है, वो सारी चीजें वो नाफरा 1 के अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। समझे? यानी क्या बोला गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट है, जिस टाइम पे ये नाफरा रूल आया था, उसको जो है वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट को नाफरा को 30 दिन के अंदर सारे अपने ऑडिटर्स की डिटेलिंग जो है नाफरा 1 के अंदर हमें देनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू रूल 3 of the NAFRA rule, every body corporate other than a company as defined in the clause 20 of section 2 of the act formed in India and governed under the NAFRA rule shall within 15 days of appointment of the auditors under the section 1 subsection 1 of section 139 inform the NAFRA in the form this the particular of auditor appointed by the body corporate provided that the body corporate governed under the clause E of the। ठीक है, इसमें ये चीज बोली है, जैसे ये तो तब की बात होगी जब एग्जिस्टिंग चीज थी, यानी 2018 की बात है। नाउ उसके बाद जो भी नई कंपनी है उन्हें ये वाली चीजें तो फुलफिल करनी है जो यहाँ पे करी गई थी कि 15 डेज के अंदर ROC को तो बताना है कि हमारा
पर्टिकुलर ऑफ ऑडिटर्स क्या है। सिमिलरली उसके बाद हमें नाफरा को भी बताना पड़ेगा। ये पूरे पैराग्राफ का सिंपल मतलब ये है कि इसमें पहले क्या बोला गया कि भाई 2018 के टाइम तक जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी है, जब नाफरा आया उसके 30 दिन के अंदर तुम मुझे सारी चीजें बता दो कि कौन कौन तुम्हारा ऑडिटर है, क्या क्या पर्टिकुलर्स है। नाउ मेरे एग्जिस्टेंस के बाद कोई दूसरी कंपनी आ रही है, उसको अपॉइंट कर रही है, तो उसको 15 दिन के अंदर सारी चीजें बतानी पड़ेगी, मेरे को भी एंड आरओसी को भी। एकदम सिंपल मतलब है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज पे चलते हैं, टर्म्स ऑफ ऑडिटर्स। ये हमें बताया गया है सबसेक्शन 2, रीड विद द रूल ऑफ द कंपनी एक्ट। मैक्सिमम टर्म्स एंड द लेंथ देयरऑफ इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म, वो क्या हो सकती है। तो इसके अंदर बताया गया कि भाई कितने टाइम तक हम ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो सेक्शन 139(2) प्रोवाइड्स दैट सारी लिस्टेड कंपनी एंड ऑल कंपनी which are unlisted public company but जिसका paid up share capital is greater than or equal to 10 करोड़, share capital of 10 करोड़ और more, या फिर ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 करोड़ और मोर, या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिस फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या पब्लिक कंपनी जिसकी बोरोविंग्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, shall not appoint or reappoint an individual as auditor for more than one terms of 5 consecutive year, an audit firm as an auditor for more than 2 terms of 5 consecutive year। यानी इस पूरे मतलब का सिंपल सी चीज बताऊं ना, तो हम इंडिविजुअल को सिर्फ 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर अपॉइंट कर सकते हैं, एंड फर्म के अंदर हम 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर अपॉइंट कर सकते हैं। सिंपल सा, यानी यहाँ पे हम टोटल कॉन्टिन्यूस बेस पे, यानी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैंने अभी ये इस साल स्टार्ट किया तो मैं कॉन्जिक्यूटिवली पे 5 साल एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूँ अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो, टोटल 5 ईयर। बट अगर मैं फर्म हूँ तो कॉन्जिक्यूटिवली मैं 10 ईयर तक अपॉइंट हो सकता हूँ। अगर मेरे बीच में, जैसे मैंने 2018 में मैं ऑडिटर बना, ठीक है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने 2018 में अपना स्टेट ऑडिट किया, फिर 2019 में भी करा, ठीक है। नाउ मैंने 2020 में 2022 में मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं रहा, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मेरा 2 साल का ही अभी कंप्लीट हुआ है टेन्योर, अभी भी मेरे 3 साल का टेन्योर तो बाकी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अगर 1 साल भी ब्रेक हो गया तो मेरे को वापस से पूरा रीस्टार्ट होना पड़ेगा, वापस से जो भी कूलिंग पीरियड है उसको सेटिस्फाई करने के बाद ही मैं एज ए नया ऑडिटर वहाँ पे बन सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अपॉइंट हो सकता हूँ। तो इसके अंदर ही बताया गया कि कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। यानी लिस्टेड कंपनी के अंदर ये वाली चीज़ें होगी कि वो 1 टर्म, मतलब इंडिविजुअल 5 ईयर तक, ऑडिट फर्म 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर, 2 टर्म्स यानी 2 बार 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी 10 ईयर हो गया, वो वाली चीज़ बताई गई। तो लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगी, और ऐसी सारी कंपनी पे अप्लाई होगी जो अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़ है, या फिर ऐसी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ है, या फिर ऐसी सारी पब्लिक बोरोविंग्स या फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, वो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 करोड़ है। बट यहाँ पे एक चीज नहीं मानी जाएगी, इनको मतलब एक्सक्लूड कर रखा है कि ओपीसी को कोई भी तरीके की नीड नहीं है इस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। सो ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, इस चीज के लिए उन्हें फॉलो करने की कोई नीड नहीं है, ये प्रोविजन फॉलो करने के लिए कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है हमारा टर्म्स ऑफ द ऑडिटर्स।
जिसके अंदर में बताया गया कि लिस्टेड कंपनी होगी, सारी कंपनी होगी जो भी पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड जिसका टर्नओवर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, या फिर ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, या फिर ऐसी पब्लिक बोरोविंग्स जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हुए हो, बैंक से हुए हो, पब्लिक डिपॉजिट से हुए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, तो उसको जो है इंडिविजुअल सिर्फ वो एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकता है जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, एंड एक ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर सकता है जो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है। बाकी यहाँ पे ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को ये प्रोविजंस को कंप्लाई करने की कोई भी तरीके से नीड नहीं है, उनको छूट दे रखी है इस चीज के लिए। तो ये नॉर्मल हो गया। तो भी आप बोलोगे कि मतलब हमें अपॉइंट हो गया तो हमें कंटिन्यूअसली 5 साल करना ही होगा, या फिर हम निकल नहीं सकते एज एन ऑडिटर, या फिर मैनेजमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो हमें निकाल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज पढ़ो। स्टूडेंट आर एडवाइज टू टेक नोट कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 शैल प्रिजुडाइज द राइट ऑफ, यानी जो भी हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा, किसी भी तरीके से कंपनीज की राइट को नहीं प्रेजुडाइज कर सकता कि भैया वो ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकता। अगर उसको उसका काम सही नहीं लग रहा, किसी भी तरीके से उसे रिमूव करना है विद अ वैलिड रीजन, तो वो कंपनी निकाल सकती है। या फिर ऑडिटर को भी रिजाइन करना हो तो भैया वो भी वो काम कर सकता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। XYZ Limited, which is a listed company, appoint Mr. Raghav as an auditor in its AGM dated 29th September 2022। ठीक है, यानी मिस्टर राघव को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया है XYZ लिमिटेड के अंदर। नाउ मिस्टर राघव विल होल्ड ऑफिस ऑफ ऑडिटर फ्रॉम द कंक्लूजन्स ऑफ दिस मीटिंग अप टू द कंक्लूजन्स ऑफ 6th AGM। क्यों 6th AGM आया? क्योंकि देखो ना यार, मिस्टर राघव को अपॉइंट किया गया है, यानी सुनने से पता चल रहा है कि ये एक इंडिविजुअल है, और अपने ने अभी देखा कि इंडिविजुअल का जो टर्म होगा वो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बाद उसको कूलिंग पीरियड पे रहना पड़ेगा। तो वो चीज बताई गई कि वो 6th AGM तक रहेगा, दैट इज 2027। Now, as per subsection 2, Mr. Raghav shall not be reappointed as an auditor in XYZ Limited at 6th AGM 2027 के अंदर उसको वापस एज एन हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। XYZ लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी, अब वो मैसर्स राघव एंड एसोसिएट को अपॉइंट कर रहा है, यानी अब एक फर्म को अपॉइंट कर रहा है। तो उसने AGM में 29 सितंबर को मैसर्स राघव 2016 के अंदर इसको अपॉइंट किया है, जो will hold office from the conclusions of these meeting up to the conclusions of 6th AGM to be held in 2021। यानी 2021 तक एक टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर फुलफिल हो गया। आपने क्या देखा कि भैया 2 टर्म है, ठीक है, तो उसने 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है वो 2021 के अंदर सेटिस्फाई कर दिया। Now, as per the sub-rule, Messrs. Raghav and Associate can be appointed or reappointed as an auditor for 1 more term of 5 years। यानी वो एक और टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है जो कि ऑफिस होल्ड करेगा अप टू ईयर 2026, बट इट शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिट फर्म इन XYZ लिमिटेड एट 11th AGM 2026 के अंदर उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है वो 2026 के अंदर एग्जॉस्ट हो गया था। बात समझ आई? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम इतने पीरियड तक अपॉइंट हो सकते हैं वो समझ आ गया, बट हमारा कूलिंग पीरियड क्या होगा, हम कितने साल के बाद वापस उस फर्म में जा सकते हैं एज एन ऑडिटर। तो अगर इंडिविजुअल फर्म है जिसने कंप्लीट कर लिया उसका वो 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर्स इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। यानी 2027 के अंदर इसका 6th AGM हो गया, यानी यहाँ पे इसका 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर कंप्लीट हो गया, बट इसके नेक्स्ट 5 ईयर तक भी इसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर। फिर वो 5 ईयर जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म होता है उसके बाद जो है उसको हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ये हुआ बात हमारे इंडिविजुअल ऑडिटर का। बट अगर ऑडिट फर्म है जिसने अपना 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है वो कंप्लीट कर दिया है, देन it shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of his second term।
यानी सिंपल सा है कि इसका भी कूलिंग पीरियड 5 ईयर है एंड इसका भी कूलिंग पीरियड 5 ईयर है। सो कूलिंग पीरियड अगर अपने को देखना है, यहाँ पे इसका शॉर्ट समरी बताया गया है कि ऑडिटर्स जो है अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड हो सकते हैं, बट ये इंडिविजुअल एक टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर अपॉइंट हो सकता है। फर्म को जो है हम 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर अपॉइंट कर सकते हैं, बट द इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकता कब, फॉर 5 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, यानी टिल 11th EGM तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता 6th EGM के बाद से। एंड सिमिलरली फर्म के लिए क्या है, फॉर 5 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ इट्स सेकंड टर्म्स, यानी उसका सेकंड टर्म्स जब भी 11th EGM को सेकंड टर्म उसका कंप्लीट हो रहा है उस टाइम से वो 16th EGM तक अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन ऑडिटर। ठीक है, ये अपनी एक प्रॉपर समरी बताई गई है कि हम किसको अपॉइंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल और फर्म को, एंड उसका टर्म क्या रहने वाला है एंड उसका प्रॉपर कूलिंग पीरियड क्या होने वाला है, हम उसे कब तक वापस रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ये वाली सारी चीज़ें बताई गई है। नाउ इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने। XYZ Limited, which is a listed company, appoint individual Mr. Raghav as auditor in AGM, dated 29 September 2016. Mr. Raghav will hold office of auditor from the conclusions of this meeting up to the conclusions of 6th AGM, यानी यहाँ पे फर्स्ट AGM से लेकर के उसने मीटिंग होल्ड करी है, आई मीन ऑफिस होल्ड करी है अप टू द 6th AGM। ठीक है, दैट इज AGM टू बी हेल्ड इन 2021। Now, as per subsection 2, Mr. Raghav shall not be reappointed as auditor in XYZ Limited for further term of 5 years. That is, he cannot be appointed as auditor in XYZ Limited up to the year 2026. यानी 2021 के बाद वो किसी भी तरीके से राघव को 2026 तक अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, बट आफ्टर 2026 के बाद जो EGM होगा उसमें मिस्टर राघव को हम अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसका जो भी कूलिंग पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा इंडिविजुअल का। सिमिलरली एक हम और एग्जांपल देख लेते हैं जो फर्म के रिलेटेड है। सो XYZ लिमिटेड जो एक लिस्टेड कंपनी है, उसने मैसर्स राघव एंड एसोसिएट को अपॉइंट किया है एज एन ऑडिट फर्म इन द AGM डेटेड 29 September 2016. Now, Messrs. Raghav and Associate will hold office from the conclusions of this meeting up to the conclusions of 6th AGM. यानी 6th AGM उसको हमने 2026 में फर्स्ट AGM में यहाँ पे हमने अपॉइंट करा। तो हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था कि 2 टर्म्स ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर हम ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे उसका 2021 में फर्स्ट टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर खत्म हो गया। नाउ इसके पास एक और चांस है कि वो एक और टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है ऑडिट फर्म के ऊपर एंड इवन जो भी कंपनी अपॉइंट कर रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि उसका कंक्लूजन्स हो गया 6th AGM में फर्स्ट टर्म ऑफ दी 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। नाउ एज पर सब सेक्शन 2 मैसर्स राघव वापस अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर फॉर मोर टर्म ऑफ 5 ईयर, 1 मोर टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी वो एक और 5 सालों के लिए अपॉइंट हो सकता है जो कि होल्ड करेगा ऑफिस को 2026 तक। Now, it shall not be reappointed as audit firm in XYZ Limited for further term of 5 years after year 2026 to 2031 तक। यानी नेक्स्ट 2026 से 2031 के 5 साल के पीरियड तक वो वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ये वाली चीज़ को बहुत अच्छे से अपने देखा, एक बार जस्ट रीड करना तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, On the date of appointment, an auditor firm shall not have any partner or partners who were also the partner to the other audit firm whose tenure has been expired in company immediately preceding the financial year. ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अपने ऊपर वाले को एग्जांपल लेके चलते हैं। XYZ लिमिटेड है, उन्होंने अपॉइंट किया था मैसर्स राघव एंड एसोसिएट को, ठीक है, जिनका टेन्योर 2026 के अंदर खत्म हो गया, राइट। इसके अंदर दो पार्टनर थे, एक राघव था, दो पार्टनर थे, एक राघव एक शक्ति। नाउ क्या हुआ कि एक और फर्म है शक्ति, मैसर्स शक्ति एंड एसोसिएट। तो शक्ति इसके अंदर भी ऑडिटर थी एंड इसके अंदर भी ऑडिटर थी, ठीक है। नाउ क्या बोला गया कि ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ऑडिट फर्म शैल नॉट हैव। अब XYZ क्या सोच रही है कि हम 2026 में इसका टेन्योर खत्म हो गया, नाउ हम मैसर्स शक्ति एंड एसोसिएट को अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया आप देखते हैं, आप पढ़ते समझ आएगा कि ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी जिस डे मैं इसको अपॉइंट करने का सोच रहा हूँ, एन ऑडिट फर्म, दिस ऑडिट फर्म शैल नॉट हैव एनी पार्टनर, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए जो अभी भी है, हु आर अभी भी है, या हु वर जो था, ऑल्सो द पार्टनर टू द अदर फर्म, ये फर्म था whose tenure has been expired in the company immediately, यानी ये अभी 2026 में ही इसका टेन्योर खत्म हुआ, इसी के अंदर ये पार्टनर है। इस सिमिलरली जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसके अंदर भी शक्ति पार्टनर है, तो हम इस फर्म को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। क्या बोला यहाँ पे, एक सिंपल सा वापस बोला है, इट मीन्स द ऑडिट फर्म विथ कॉमन पार्टनर शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज सक्सीडिंग ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी आफ्टर 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर। समझ आया? इसका भी एक एग्जांपल है जो नीचे दे रखा है, उसको भी पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा और अच्छे से। क्या बोला गया, मैसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट एक ऑडिट फर्म थी जिसके अंदर दो पार्टनर थे, कृष्णा एंड श्याम। देखो, मैसर्स कृष्णा एंड, क्या लिखा है, मैसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट, ये एक फर्म है जिसके अंदर दो पार्टनर हैं, नेमली मिस्टर कृष्णा एंड मिस्टर श्याम, ठीक है। क्या बोला गया, मिस्टर श्याम इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ अनदर ऑडिट फर्म नेम मैसर्स कुकरेजा एंड एसोसिएट। ये जो पर्सन है ये एक और फर्म के अंदर पार्टनर है जिसका नाम है मैसर, क्या नाम था, कुकरेजा, मैसर्स कुकरेजा एंड एसोसिएट, ये इसके अंदर भी एक पार्टनर है, ठीक है। नाउ मैसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट वाज अपॉइंटेड इन एज एन ऑडिटर इन द कंपनी गोल्डमैन स्मिथ लिमिटेड, यानी गोल्डमैन स्मिथ लिमिटेड है, उसने मैसर्स कृष्णा को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करा है फॉर टू consecutive period of 5 years, that is from 2016 to year 2026। तो उसने 10 साल के लिए अपॉइंट हुआ है फॉर एन ऑडिटर। नाउ इफ गोल्डन स्मिथ लिमिटेड वॉन्ट्स टू अपॉइंट मिस्टर कुकरेजा, यानी इसका पीरियड 2026 में कंप्लीट हो गया, सॉरी, नाउ वो कुकरेजा साहब को, मैसेज कुकरेजा को भी अपॉइंट करना चाहते हैं 2027 की EGM से लेकर के, तो इट कैन नॉट डू सो बिकॉज मिस्टर श्याम जो है वो एक कॉमन पार्टनर है बिटवीन बोथ द ऑडिट फर्म्स। दिस प्रोहिबिशन इज ओनली फॉर 5 years।
दैट इज अप टू ईयर 2031 आफ्टर कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी 5 ईयर का जब भी कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो गोल्डमैन जो है वो मिस्टर कुकरेजा को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर, या फिर मैसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट को वापस अपॉइंट कर सकते हैं अपने ऑडिटर के लिए। बात समझ आई? बहुत सिंपल है, ये वाली चीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है अपने केस स्टडी के लिए, तो इस चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए अपने को। नाउ ट्रांजिशनल पीरियड ये क्या होता है? ट्रांजिशनल पीरियड, एवरी कंपनी existing or on before the commencement of this act which is required to comply with the provision as mentioned in above mentioned point A to D, that is provisions of these subsection, यानी ये सबसेक्शन को जो भी रुको shall comply with these provisions with a period which shall not be later than the date of first AGM of the company within the period specified under the subsection 1 after। ठीक है, समझाते हैं क्या बोला गया है। एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013 कि कमेंसमेंट के पहले या कमेंसमेंट तक एग्जिस्टिंग जो भी सारी कंपनीज हैं, ये वर्ड को समझे, यानी वो सारी कंपनी जो एग्जिस्टिंग थी या फिर एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट, ये एक्ट आने से पहले या फिर ये एक्ट आने तक का जो भी कंपनियां थी जिसको which is required to comply with the provisions as mentioned above in the above mentioned point, यानी हमने ऊपर जो भी A to D जो भी प्रोविजंस हमने पढ़े सबसेक्शन के, उसको ये कंपनी को फॉलो करने रहेंगे, क्योंकि रूल तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे आने के बाद इनको पता चला कि भाई ये रूल तो हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सारी कंपनी को शैल कंप्लाई विद दोज प्रोविजंस, ये प्रोविजंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे कब तक, which shall not be later than the date of first AGM of the company, यानी उनका जो भी फर्स्ट AGM होगा as per subsection 1 of section 96, as per section 96 का subsection 1, यानी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 96 के हिसाब से जब भी उनकी फर्स्ट एजीएम होनी चाहिए तब तक आफ्टर द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये कंपनीज एक्ट आया 2013, ठीक है, इसके ये प्रोविजन यहाँ पे शुरू हुआ है, इसके 3 साल यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद का जो फर्स्ट एजीएम होगा ना, तब तक ये कंपनी को ये सारे प्रोविजन जो भी इनके ऊपर कंप्लाई करने की आ रहे हैं वो फॉलो करने रहेंगे, यानी इनको कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 3 साल मिलते हैं ये चीजें फॉलो करने की। एक और बार पढ़ते समझ आ जाएगा क्या बोला गया। एवरी कंपनी, यानी ये कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस, ये एक्ट आने से पहले या फिर उसके तक जो भी कंपनी थी जिसको ये प्रोविजंस जो है वो कंप्लाई करने रहेंगे, तो वो कंप्लाई कर सकता है ये प्रोविजंस कब तक, विच शैल नॉट बी लेटर, यानी फर्स्ट एजीएम के बाद नहीं, और कब, फर्स्ट एजीएम के बाद नहीं, जो भी 96 के अंदर होना चाहिए, जो भी 96 सेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट के 3 साल के बाद जो पहला फर्स्ट एजीएम होने वाला है तब तक तुम्हारे को ये सारे रूल्स का कंप्लाई करना पड़ सकता है। ये बात समझ आए, बहुत सिंपल टॉपिक था। तो अभी तक जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने देखा कि भी ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर है हमारे चैप्टर नंबर 10 के अंदर कॉर्पोरेट लॉ में, बट इसका पर्पस क्या है, तो वो वाली चीज हमने देखी क्या होता है। तो हम अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑडिटर का सेक्शन नंबर 139 में बताया गया है। तो पहले ऑडिटर किसको अपॉइंट कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल को कर सकते हैं या फिर ठीक है छोड़ो,
या तो हम इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकते हैं या तो हम फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं। फर्म के अंदर हम एलएलपी को भी काउंट करेंगे। फिर उसका टेन्योर क्या होता है, तो जनरली वो फर्स्ट एजीएम से लेकर के 6th एजीएम तक अपॉइंट हो सकता है, यानी एक टर्म ऑफ 5 ईयर अपॉइंट हो सकता है। फिर उसके रिलेटेड हमने थोड़ा सा एग्जांपल देखा था कि एग्जांपल में क्या होता है। नाउ अपॉइंट हो सकता है बट उसका मैनर और उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर बोला गया कि अगर ऐसी कंपनी जो 177 के अंदर आती है तो उसको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी, अगर 177 के अंदर नहीं आती तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो वो इनको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम क्या होता है कि वो जो भी इंडिविजुअल्स हैं हम या फिर जो भी फर्म को हम अपॉइंट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखेंगे एंड उसको ये देखेंगे कि क्या वो हमारी कंपनी के साइज एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी उसका क्वालिफिकेशन है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, वो कमेंसुरेट यानी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहे होंगे कि आईसीआई के अगेंस्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट या फिर कोई भी अदर कोर्ट के अगेंस्ट, तो उसको भी वो कंसिडर करेगा और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो भी उसको सही लगता है कि हमें उनसे मांगनी चाहिए वो सारी चीजें वो मांगेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ऑडिट कमेटी अगर होगी तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगी कि हमें इसको अपॉइंट करना है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान जाते हैं तो फिर वो मेंबर्स को एजीएम के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए बोलेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं मान रहे हैं तो वो ये ऑडिट कमेटी को बताएंगे कि भाई हम सो एंड सो रीजन के हिसाब से हम अपॉइंट नहीं कर सकते, हम आपको डिसएग्री कर रहे हैं। तो ऑडिट कमेटी अगर ठीक है उसे कंसिडर करके उसे चेंज करके वापस दे देता है तो बात सही है। बट ऑडिट कमेटी बोलता है कि नहीं, हमारा काम हमने जो सोचा वो एकदम सही है, हम इसको रिकंसिडर नहीं करना चाहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हम एक रीजन देगा कि हम क्यों डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं विद द ऑडिट कमेटी एंड हमारा रिकमेंडेशन एज एन ऑडिटर किसको अपॉइंट करना रहेगा वो एजीएम के अंदर हम बताएंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। 177 के अंदर बताया गया है कि किसको कॉन्स्टिट्यूट करने की निराती है ऑडिट कमेटी, तो हर एक लिस्टेड कंपनी करेगा ही करेगा। एंड ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर जिसका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग या डिबेंचर या फिर डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोला गया कि जो भी हम ये वैल्यूज लेंगे इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए जो भी हम वैल्यूज लेंगे वो लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काउंट किया जाएगा कि उस डे पे हमारा कितना भी अमाउंट था उसको कंसिडर करके हम ऑडिट कमेटी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे। फिर हमें बताया गया कि जब भी अगर हमने ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी और वो कंडीशन जो है कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल तक हम फॉलो नहीं कर पाए, सो हमें ऑडिट कमेटी के कोई भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। सो ऑडिटर की कंसेंट में हमें क्या लेना होगा कि हमें एक रिटर्न कंसेंट लेना होगा कि हम एज एन ऑडिटर तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं। फिर हमें उनसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम अपॉइंटमेंट वो ऑडिटर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड नहीं है और उनका जो भी अपॉइंटमेंट है वो अंडर द एक्ट हुआ है एंड जो भी प्रपोज अपॉइंटमेंट है वो विद इन द लिमिट है, दैट इज उनका 20 लिमिट के अंदर है। फिर जो भी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स चल रही है पार्टनर्स का या फिर ऑडिटर का या फिर ऑडिट फर्म का किसी भी के अगेंस्ट, तो वो जो डिस्क्लोज करा हो वो ट्रू एंड करेक्ट हो, ठीक है। फिर जैसे हमने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है एजीएम के अंदर, जिस भी मीटिंग में हमने अपॉइंटमेंट किया उसके 15 दिन के अंदर हमें एडीटी 1 फाइल करना रहेगा एंड रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ हमने देख ली कि बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं। फिर टर्म्स देख लेते हैं एक और बार कि एज ऑन एग्जिस्टिंग डेट 2018 तक जो भी नाफरा रूल है, अगर उस टाइम तक कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट थी अदर देन कंपनी तो उसे 30 दिन के अंदर सारे ऑडिटर के बारे में बताना पड़ेगा। नाउ इसके बाद जो भी कंपनियां हैं उन्हें 15 दिन के अंदर नाफरा को बताना पड़ेगा कि हमें ये ऑडिटर का पर्टिकुलर्स हैं। नाउ उनका टर्म्स क्या रहता है, तो सारी लिस्टेड कंपनी या फिर सारे कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है लेकिन जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, या फिर ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, या फिर ऐसी पब्लिक बोरोविंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, तो उनका टर्म जो है वो इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर अ 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, या फिर ऑडिट फर्म को अपॉइंट करे तो वो 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया कंपनी चाहे तो हम ऑडिटर को रिमूव कर सकती है या फिर ऑडिटर चाहे तो वो रिजाइन कर सकता है, इसमें भी किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाल रखी है। और एक बार ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया तो उसका पीरियड जब भी खत्म हो रहा है तब, या फिर उसने, हाँ यहाँ पे एक चीज रह गई बताना, एक बार ध्यान दे दो कि समझ लो 2026 के अंदर इसका 5 ईयर वाला कॉन्जिक्यूटिव 1 टर्म ऑफ 5 ईयर कॉन्जिक्यूटिव जो है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये इसके बाद तो 5 ईयर
नहीं अपॉइंट हो सकता क्योंकि हमें यहाँ पे कूलिंग पीरियड है। अगर इसने 2024 में समझो रिजाइन कर दिया या फिर वो निकल गया उस कंपनी से, तो 2024 से 5 ईयर काउंट किया जाएगा एंड वो तब तक जो है उसका कूलिंग पीरियड चलने रहेगा। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ खास नहीं था, सोचा बता दें। फिर ऑडिट फर्म का है तो उसका भी सेम ही है कि वो 5 ईयर उसका कॉन्जिक्यूटिव ईयर कूलिंग पीरियड चलने वाला है। तो अपॉइंट कब से कर सकते हैं, तो 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, फर्म के लिए 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और कूलिंग पीरियड दोनों का सेम रहने वाला है। ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड में आपने देख लिया कि अप टू द डेट जो भी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है उसे और उसको ये प्रोविजंस कंप्लाई करने का मैंडेटरी आ जाता है, रिक्वायरमेंट आ जाता है, तो उसको ये कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से 3 साल के अंदर जो 3 साल के बाद का जो फर्स्ट एजीएम होगा उस डेट तक इसको कंप्लाई कर लेना चाहिएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे की सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।